बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा ज़रा क्वेश्चन नंबर 17 से आगे चलते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए और टेंशन पे बात करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। Mr. J earns employment income 46,000. He wants to make pension contribution 12,000, either in occupational pension plan or personal pension plan. सर देखिए, मिस्टर जे जो है वो 46,000 की एम्प्लॉयमेंट इनकम कमाते हैं, ठीक है। और ये बंदा जो है ना चाह रहा है कि यार या तो मैं ओपीपीसी कर दूं या पीपीसी करूं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप ओपीपीसी करें या पीपीसी करें, ओवरऑल टैक्स इम्प्लीकेशन दोनों में सेम होती है। कैसे सेम होती है अभी उसको देखते हैं। याद रखिएगा इसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम 46 है। Employment income was 46. Question number, what was that? 18. Okay. Let's say अगर वो ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन इन ओपीपीसी इज जब एक एम्प्लॉई ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है तो हमें पता है ये उस एम्प्लॉई के लिए अलाउबल एक्सपेंस होता है और इससे उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम कम हो जाती है। तो 46,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम आ जाएगी। 46,000 minus 12, it comes to 34,000. Personal allowance is 12,500. So taxable income is 21,500. Okay. So income tax liability, straightforward, let us calculate. That is 4,300. Now listen and listen carefully. अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में मुझे आप कैश का आउटफ्लो बता दो कि कैश आउटफ्लो कितना हो, कैश आउटफ्लो, तो आप कहेंगे सर एक ओपीपीसी का कैश आउटफ्लो है 12,000 का, ठीक है, और एक इनकम टैक्स लायबिलिटी है 4,300। इनकम टैक्स लायबिलिटी है 4,300। इट मीन्स टोटल जो कैश आउटफ्लो है वो 16,300। जी अगर आपसे मैं गलती से एक चीज़ पूछ लूँ कि यार इस ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में मुझे आप सिर्फ कैश आउटफ्लो बता दें, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू से कैश आउटफ्लो 12,000 का ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में आ रहा है और इनकम टैक्स लायबिलिटी में जो कैश आउटफ्लो है दैट इज 4,300। ऑल टुगेदर टोटल कैश आउटफ्लो आता है 16,300। ओके, अब चेक करते हैं अगर ये शख्स ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान की तरफ ना जाए बल्कि पर्सनल पेंशन प्लान की तरफ जाए तो क्या होगा। पीपीसी के केस में क्या होगा। नॉन सेविंग मैंने लिखा 46,000, ये बात हो चुकी है, दोबारा कर लेते हैं। जब कोई इंडिविजुअल पीपीसी में कंट्रीब्यूट करता है तो ये उसका अलाउबल एक्सपेंस नहीं होता। पर्सनल अलाउंस आ जाएगा 12,500। ओके, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 46,000 माइनस 12,500, ये आ रहा है 33,500। सारे का सारा अमाउंट ही बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रहा है। If I want you to calculate income tax liability, you can easily calculate income tax liability just multiplying 20% with 33,500.
It gives me income tax liability of 6,700. अब मैं आपसे कैश आउटफ्लो की बात कर रहा हूँ कि अगर ये शख्स पीपीसी की तरफ जाता है तो कैश आउटफ्लो कितना होगा, प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि एक्चुअली हमें कंपेयर करना है कि ओपीपीसी में जाएं तो क्या होगा, पीपीसी में जाएं तो क्या होगा। कैश आउटफ्लो, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन पीपीसी। याद रखिएगा इस बंदे का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसका 80% होगा, क्योंकि जब आप पीपीसी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो बेसिकली आप 80% पे करते हैं, 20% एचएमआरसी पे करते हैं। रिपीट, जब आप पीपीसी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो लॉजिकली आप 80% पे करते हैं, 20 एचएमआरसी पे करता है। तो 12,000 का जो पीपीसी है उसमें बेसिकली कैश का जो आउटफ्लो है वो सिर्फ 9,600 है। वाई 9,600? क्योंकि एक्चुअली 20% इज पेड बाय एचएमआरसी। आपका आउटफ्लो तो 9,600 है। इनकम टैक्स लायबिलिटी इज 6,300। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, ये 15,900 आता है। चलिए इस तरफ है। इनकम टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स लायबिलिटी है 6,700। जिस बाद में कुछ और ही वैल्यू लिख दी। So 9,600 plus 6,700 gives me 16,300. Look at this. Actually वो 6,700 था, by mistake I wrote 6,300. तो हमारे पास जो आउटफ्लो आ रहा है जी, आप देख सकते हैं ओपीपीसी में आउटफ्लो आ रहा है 16,300 का, और यहाँ भी आउटफ्लो आ रहा है कितने का, 16,300 का। तो आप कह सकते हैं कि मिस्टर जे जो है वो चाहे पीपीसी करें या ओपीपीसी में जाएं, फाइनेंशियली दोनों का इम्पैक्ट सेम होगा। फाइनेंशियली दोनों का इम्पैक्ट सेम होगा, लिहाजा ये शख्स इनडिफरेंट है, चाहे ये पीपीसी की तरफ जाए या ओपीपीसी। तो अगर कभी आज तक कभी मैंने आई हैव नेवर सीन P6 के एग्जामिनर आपसे ओपीपीसी या पीपीसी को कंपेयर करवाए, अगर कंपेयर करवाए तो आपको बेसिकली कैश आउटफ्लोज के थ्रू आप उसको कंपैरिजन दिखा सकते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि दोनों में व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इम्पैक्ट सेम है। अच्छा जी, इसके बाद ज़रा सा आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन 19 भी वो सेम है जी। मिस्टर जे की, मिस्टर एफ की 57,000 की एम्प्लॉयमेंट इनकम है, 17,000 का वो पीपीसी में जाएँ या ओपीपीसी में जाएँ। क्वेश्चन 19 इज सेम लाइक 18। योर आंसर विल बी जी, आप चाहे ओपीपीसी में जाएं या पीपीसी में जाएं, फाइनेंशियली आपको इंडिफरेंट होना चाहिए। हाँ, काफ़ी आगे जाके इंशाल्लाह हम एक टैक्स रिड्यूसर नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। टैक्स रिड्यूसर बेसिकली यूके के अंदर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अगर आप उन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करोगे तो ना सिर्फ आप एक तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ आपका टैक्स सेव भी हो रहा होता है। अगर आगे चल के कभी ऐसा सवाल आ जाए कि हमारे पास दो ऑप्शन हो, एक या तो हम पेंशन में कंट्रीब्यूट करें या हम किसी टैक्स रिड्यूसर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हम पेंशन कंट्रीब्यूशन को ऑप्ट करेंगे। रीज़न, क्योंकि याद रखिएगा पेंशन प्लान जो है वो काफ़ी बेहतर है कंपैरिजन विद पेंशन। देन पेंशन इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन, क्योंकि पेंशन ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड है एज कम्पेयर टू टैक्स रिड्यूसर वाली इन्वेस्टमेंट्स। अब ये इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम, सीड इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट स्कीम, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट वगैरह क्या है,
ये सब आप पढ़ोगे इंशाल्लाह, डोंट वरी, लेकिन CGP के बाद इंशाल्लाह। बस छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ भाई, अगर हमें टैक्स रिड्यूसर की इन्वेस्टमेंट को पेंशन से कंपेयर करना हो तो विल गो फॉर पेंशन। अब टैक्स रिड्यूसर क्या है क्या नहीं है, यू हैव टू वेट फॉर दैट। बाकी एक चीज़ प्लीज़ अच्छे से सीख लें, व्हाट इज़ दैट, एक इंडिविजुअल को PPC करना हो या OPPC, उन दोनों में से अगर उसने किसी एक को चूज़ करना है तो हमारा आंसर होगा जी आप इंडिफरेंट होंगे, फाइनेंशियली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप PPC पे जाएँ या OPPC में जाएँ। अब आइएगा बेटा थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनुअल पेंशन अलाउंस, एक स्टेप आगे पेंशन्स के अंदर। देखिए, वी डिड डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास दैट द कल्चर ऑफ द UK इज सच दैट एवरीबडी इज वरीड अबाउट देयर रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट एज दे आर वरीड अबाउट देयर रिटायरमेंट एज कि जी रिटायरमेंट के वक्त क्या होगा, कि रिटायरमेंट के लिए कुछ कर लें। सो व्हाट डू? They opt different pension schemes so that when they reach on their retirement age they should not be having problem as far as financial side is concerned. लेकिन सर UK में ना एनुअल अलाउंस कंट्रीब्यूट करने की एक लिमिट है, अंधी नहीं लगी पड़ी, अल्लाह माफ़ करे, कि आप जितना कमा रहे पेंशन के नाम पे कंट्रीब्यूट ही किए जा रहे हैं। भाई टैक्स वाला कह रहा है तबीयत सेट है आपकी। तो बेसिकली UK वालों ने पेंशन अलाउंस की एक लिमिट रखी। वो जो पेंशन अलाउंस की लिमिट है ना 14-15 टैक्स ईयर्स से ऑनवर्ड्स हर साल, यानी कि 2021 में भी पूरे साल की लिमिट 40,000, पूरे साल में 1 ईयर में आप पेंशन अलाउंस में जो पेंशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी एक एनुअल अलाउंस की लिमिट है, दैट इज 40,000। और ये 40 कब से चले आ रहा है? 14-15 से 40 ही चले आ रहा है हर साल। हाँ, 14-15 से पहले लिमिट होती थी 50,000 की, लेकिन ऑब्वियसली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन हैविंग टैक्स हेयर अर्लियर देन 14-15, इवन 14-15 भी नहीं होना चाहिए भाई। तो 14-15 से ऑनवर्ड्स एनुअल अलाउंस जो पेंशन की लिमिट है इट इज 40,000। तो पूरे साल में जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 40,000 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब दो चीज़ें सीखनी है, ये जो 40,000 की लिमिट है एनुअल अलाउंस की, ये कंज्यूम कैसे होती है, और सेकंड, अगर हम 40,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या होगा, थर्ड, अगर हम 40 से कम कंट्रीब्यूट करते हैं तो अनयूज लिमिट का क्या होगा। रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, I have the limit of 40,000 annual allowance limit for pension. One question, how do we consume this limit? Another question, if I contribute more than 40,000 then what is going to happen? Next question, what if I consume less than 40,000 of this limit and there is unused limit of 40,000, then how I am going to use that unused limit of this 40,000? इन सारे सवालों के जवाब स्लोली एंड ग्रेजुअली ढूंढते हैं, क्या है क्या नहीं। अच्छा जी, पहली चीज, जो भी रूल्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एनुअल अलाउंस की लिमिट को लेके, पेंशन के एनुअल अलाउंस की लिमिट को लेके, ये रूल्स सिर्फ उसी वक्त एप्लीकेबल हैं जब एक बंदा रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का मेंबर हो। रिपीट, whatever rules we are going to discuss right now, these rules are only applicable when an individual is a member of registered pension scheme. And in UK, in P6, we have got only 2 registered pension scheme. One is occupational pension scheme and another is personal pension scheme. These are the 2 schemes which are in our syllabus. Okay. तो पहले तो दिमाग में डालना बेटा, ये जो भी रूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए जो रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम के मेंबर, ठीक है जी। पहला पॉइंट, अगर आपके पास कोई अनयूज एनुअल अलाउंस की लिमिट मौजूद है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टिल 3 years और यूज करेंगे FIFO बेसिस पे। लेट मी रिपीट, इफ यू हैव अनयूज annual allowance limit, that unused limit can be carried forward for 3 years and it is going to be used on FIFO basis. ये FIFO basis क्या है अभी बताता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन पहले क्लियर कीजिएगा, अनयूज लिमिट को
3 साल तक वही इंडिविजुअल कैरी फॉरवर्ड कर सकता है जो रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का मेंबर है। तो जो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का मेंबर है वो अनयूज लिमिट को 3 इयर्स तक क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा और उसको फाइफो बेसिस के ऊपर क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले ये फाइफो बेसिस आपको बताना चाहूंगा कि यार फाइफो बेसिस पहले बता दें, बाकी तो बाद में देखेंगे। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल दुनिया में मिस्टर एक्स नाम का कोई शख्स है, आपको पता है, चले ही आ रहा है कि चलिए कौन है यार, बात कर लेते हैं। टैक्स से लेते हैं, लेट्स से एटीन 19, बल्कि और थोड़ा पहले से चलते हैं। 17, 18, 18, 19, 19, 20। ओके, सो कह रहे हैं अनयूज को आप क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने ईयर्स तक, 3 इयर्स तक, और फिर हम उसको क्या करेंगे, फाइफो बेसिस पे यूज करेंगे। गुड। मिसाल की बात है, मैं आपसे कहता हूँ कि यार जो एनुअल लिमिट है, एनुअल पेंशन अलाउंस की जो लिमिट है वो ऑब्वियसली 40,000। अच्छा, मिस्टर एक्स का मैं आपको ग्रॉस पीपीसी बताता हूँ। अज्यूमिंग से इन्होंने 17-18 में कंट्रीब्यूट किया था 20, ठीक हो गया। 18-19 में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया 15, 19-20 में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 10। गुड हो गया। मैं आपसे अनयूज पूछना चाह रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर यहाँ अनयूज 20,000 है, सर यहाँ अनयूज 25 है, और 19-20 में अनयूज 30,000 है। ग्रेट। मतलब अगर मैं मिस्टर एक्स की बात करूँ तो एनुअल अलाउंस की लिमिट 40, इन्होंने ग्रॉस पीपीसी किया है 20, 15, 10, अनयूज है 20, 25 और 30। ओके, इन 2021 Mr. X wants to contribute, let's say 52,000. Requirement है how much unused limit is carried forward in 2021। सर 2021 में कितना कैरी फॉरवर्ड होगा और 21-22 में कितना ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। जाहिर सी बात है 20-21 में जो कैरी फॉरवर्ड होगा 21-22 में वही ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। ओके, सवाल हमारे पास है 20-21 में ये शख्स कितना कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है। सर 20-21 में ये बंदा कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है 52,000। गुड हो। और एग्जामिनर हमें कह रहा है भाई अब एक काम करें, सिर्फ ये बता दें कि 20-21 के लिए कैरी फॉरवर्ड कितना होगा। बेटा याद रखिए 20-21 के लिए कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि 21-22 के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके, हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 20-21 आपको समझाने के लिए। एनुअल अलाउंस की लिमिट है 40। सबसे पहले जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो करंट ईयर की लिमिट यूज होती है। रिपीट, सबसे पहले हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो करंट ईयर की लिमिट यूज होती है। तो जो करंट ईयर का 40,000 तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट यूज हो जाएगा।
ठीक हो गया। लेकिन सवाल है कि इस बंदे ने तो 20-21 में 40,000 थोड़ी कंट्रीब्यूट किया, इसने तो कंट्रीब्यूट कितना किया 52,000। अगर इसने कंट्रीब्यूट 52,000 किया है तो बाकी 12,000 का क्या होगा? ओके, आप 20-21 से 3 साल पीछे जाएंगे, 1 2 3। आप 20-21 से 3 साल पीछे जाएंगे और जो थर्ड ईयर होगा उसमें जाके देखेंगे अनयूज कितना है। सर थर्ड ईयर में जो अनयूज है दैट इज 20,000। इस 20 में से लॉजिकली हम 20,000 मजीद माइनस करेंगे और 12,000 मजीद माइनस करेंगे। क्यों 12,000 मजीद माइनस करेंगे प्लीज देखिएगा। मिस्टर एक्स ने 20-21 में 52,000 कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। सबसे पहले करंट ईयर की 40,000 की लिमिट यूटिलाइज की, उसके बाद हम 3 साल बैक जाएंगे और सबसे पहले 17-18 की जो अनयूज लिमिट है उसको इस्तेमाल करेंगे। 5 है ना, हमने 17-18 की अनयूज लिमिट 12,000 को यूटिलाइज, अनयूज लिमिट 20,000 थी, उसमें से 12,000 माइनस कर दिया, बचा कितना? स्टिल 8,000 बच गया। अब देखिएगा, अब सिनेरियो ये कि आपके पास 17-18 का 8,000 अभी भी बचा हुआ है, 18-19 का 25 बचा हुआ है, 19-20 का 30,000 बचा हुआ है, 20-21 में कुछ भी अनयूज नहीं है, सारा यूटिलाइज कर लिया है। आपने बताना है कि यार 20-21 में कैरी फॉरवर्ड कितना होगा। सर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 20-21 में कैरी फॉरवर्ड का मतलब है 21-22 का ब्रॉड फॉरवर्ड। तो प्लीज यहां देखिएगा, जब हम कैरी फॉरवर्ड निकालेंगे 2021 के लिए, तो प्लीज देखिएगा 2021 के लिए जब कैरी फॉरवर्ड निकालेंगे तो लॉजिकली 2021 के लिए कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? 21-22 का ब्रॉड फॉरवर्ड। तो मैक्सिमम हम 3 साल चेक कर सकते हैं, सिर्फ 3 इयर्स, सिर्फ 3 साल। अब जो बेटा 3 साल काउंट करेंगे प्लीज देखिएगा, 20-21 1, 19-20 2, 18-19 3, 17-18 की अनयूज लिमिट लॉजिकली 21-22 का ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं बन सकता। 17-18 की अनयूज लिमिट 21-22 का ब्रॉड फॉरवर्ड इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि कहानी 3 साल से आगे चली जाएगी और मैक्सिमम जो हमारी अनयूज लिमिट होती है हम उसको 3 साल तक क्या कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 17-18 का जो अनयूज्ड अमाउंट है वो 20-21 के कैरी फॉरवर्ड में नहीं आ सकता क्योंकि 20-21 के कैरी फॉरवर्ड का मतलब है 21-22 का ब्रॉड फॉरवर्ड। तो सिंपली जो कैरी फॉरवर्ड आएगा वो 25,000 और दिस 30,000 कितना आएगा? 55,000। ये जो 20-21 का कैरी फॉरवर्ड है लॉजिकली यही ब्रॉड फॉरवर्ड है किसका? 21-22 का। तो अब आपको थोड़ा सा फाइफो का मतलब समझ में आना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर एक्स ने बेसिकली 20-21 में कितना कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे जी? 52। जब ये 52,000 कंट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले करंट ईयर की लिमिट इस्तेमाल होगी, उसके बाद हम 3 साल पीछे चले जाएंगे। 3 साल पीछे जाके सबसे पहले 17-18 की जो अनयूज लिमिट है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब 17-18 की बेटा अनयूज लिमिट थी 20,000, 12 यूज कर लिया, आज भी 8 बाकी है। अब ये जो रिमेनिंग 8,000 है एक्चुअली ये अनयूज लिमिट आपकी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि 8,000 मजीद कैरी फॉरवर्ड अब हो नहीं सकता। उसकी वजह ये कि 20-21 के कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये 21-22 का ब्रॉड फॉरवर्ड और फिर कहानी 3 साल से आगे निकल जाती है। तो बेसिकली हम क्या नहीं कर सकते सर? 8,000 को मजीद कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 20-21 में जो कैरी फॉरवर्ड आ रहा है सो लॉजिकली उसका मतलब है 21-22 का ब्रॉड फॉरवर्ड। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए फाइफो का मतलब बेसिकली क्या था जी। आगे सवाल आएगा मजीद उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। तो अपनी बात रिपीट करता हूँ, जैसे यहाँ अगर आप 1 मिनट के लिए क्वेश्चन देखें, अगर हमारा करंट ईयर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 16-17 है
और लेट से 13-14 अनयूज है, 14-15 भी अनयूज है, 15-16 भी अनयूज है, 16-17 करंट ईयर है। तो करंट ईयर में मैक्सिमम आपको एनुअल अलाउंस की लिमिट 170 मिलेगी। एक करंट ईयर होता है और 3 पिछले साल होते हैं। 3 कौन से यूनिट्स होते हैं? प्रीवियस ईयर। तो अगर आपके पास एनुअल अलाउंस की कोई अनयूज लिमिट है, उसको हम 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं और FIFO बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक हो गया जी। अब बेटा अगला सवाल, किसे ये लिमिट 40,000 की कंज्यूम कैसे होती है? बेटे एनुअल अलाउंस की लिमिट यूज होगी अगर एम्प्लॉयर आपके लिए OPPC में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय खुद ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करेगा तो भी ये लिमिट कंज्यूम होगी। एम्प्लॉयर अगर आपके लिए PPC में कंट्रीब्यूट करता है तो भी 40,000 की लिमिट कंज्यूम होगी, और अगर एम्प्लॉय खुद PPC करता है तो भी ये 40,000 की लिमिट कंज्यूम होगी। रिपीट, 40,000 की एनुअल अलाउंस की लिमिट कंज्यूम कैसे होगी? एक इंडिविजुअल के लिए अगर उसका एम्प्लॉयर ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको 40,000 में से माइनस करेंगे। एम्प्लॉय खुद ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको भी माइनस करेंगे 40 में से। अगर एम्प्लॉयर आपके लिए PPC में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको भी 40 में से माइनस करेंगे, और अगर आप खुद ग्रॉस PPC कर रहे हैं तो उसको भी हम 40,000 में से माइनस करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हुआ गया, तो जैसे ये 20-21 लेते हैं, 40,000 की लिमिट है एनुअल अलाउंस की। लेट से हमने चारों कंट्रीब्यूशन माइनस किए, ये चारों, या तो फाइनल आंसर आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बेटा अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव है, अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले 3 साल के लिए। अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया। और चीज 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होती है, FIFO बेसिस पे यूज करते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था। अगर आपका 40,000 का अमाउंट, लेट्स से आउट ऑफ 40 यू यूज जस्ट 30, तो 10,000 जो बच गया उसको आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि आंसर नेगेटिव आए। 40,000 में से ये चारों कॉन्ट्रीब्यूशन जब मैं माइनस करूं तो आंसर क्या आ सकता है, नेगेटिव। बेटा अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का मतलब एक्सेस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब आपने ना लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर लिया। तो प्लीज सुनिएगा, इफ यू हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन 40,000, इन दैट केस जो नेगेटिव अमाउंट आएगा उस नेगेटिव अमाउंट पे ना एनुअल अलाउंस चार्ज लगेगा, यू हैव टू पे टैक्स। और एनुअल अलाउंस चार्ज पे जो टैक्स का रेट लगता है वो नॉन सेविंग इनकम वाला रेट लगता है, और उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन को सबसे आखिर में टैक्स करते हैं। सबसे आखिर में टैक्स करने का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे आपने नॉन सेविंग इनकम है उसको टैक्स कर लिया, सेविंग इनकम को टैक्स कर लिया, डिविडेंड इनकम को भी टैक्स कर लिया। सबसे एंड में हम क्या करेंगे, वो जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन था उस पर टैक्स लगाएंगे, और उस पर टैक्स का जो रेट लगेगा वो नॉन सेविंग वाला लगेगा। Simply whoever contributes more than 40,000, then that on that excess contribution there will be an annual allowance charge, and applicable tax rate will be from non-saving income. अगर आप हायर रेट बैंड में फॉल करते हैं तो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन में 40% लग जाएगा, अगर आप एडिशनल रेट बैंड में फॉल करते हैं तो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन में 45% लग जाएगा। तो मैं बात रिपीट कर रहा हूँ सर, दो ही बातें होंगी ना, 40,000 की लिमिट है, या तो आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा या कम कंट्रीब्यूट किया होगा। अगर बेटा आपने ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन आएगा, उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस पर एक एनुअल अलाउंस चार्ज आएगा, लेकिन उस पर जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे टैक्स लगाएंगे सबसे आखिर में लगाएंगे। और अगर पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, यानी कि 40,000 की लिमिट आपने पूरी इस्तेमाल नहीं की, तो अनयूज लिमिट को आप 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको FIFO बेसिस पे यूज करते हैं। लेट अस सी अ क्वेश्चन जिससे शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो। लेट्स से मिस्टर एन के पास कोई भी अनयूज एनुअल अलाउंस नहीं है, इनकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है 96,000, फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन और मेड इन पेंशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान 35,000,
सर एम्प्लॉय ने खुद ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में 35,000 कंट्रीब्यूट किया है। एम्प्लॉय जब ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में कंट्रीब्यूट करता है तो उसके लिए अलाउबल एक्सपेंस होता है। एम्प्लॉयर ने ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान में 15,000 कंट्रीब्यूट किया है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जो कंट्रीब्यूट करता है वो एक एग्जेम्प्ट बेनिफिट होता है। मिस्टर एन ने खुद पीपीसी में 12,000 नेट और 15,000 ग्रॉस कंट्रीब्यूट किया। हमें क्वेश्चन 20 में सिंपली टैक्स पेबल निकालना है, तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। क्वेश्चन 20 देखते हैं, ये लगाना। सो एम्प्लॉयमेंट इनकम उसने हमें दे रखी है, आप प्लीज कंप्लीट लिख लीजिएगा भाई। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन ऑक्यूपेशनल पेंशन प्लान OPPC माइनस कर देंगे जी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक एग्जेम्प्ट बेनिफिट है, कुछ भी नहीं करेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट बेनिफिट है। और एक इंडिविजुअल अपने लिए जब पीपीसी में कंट्रीब्यूट करता है तो वो उसके लिए अलाउबल एक्सपेंस नहीं होता। 96,000 में से लेट मी डिडक्ट 35,000, तो ये 61,000 आता है। इसमें से मैं 12,500 का पर्सन हाउस माइनस कर देता हूँ। आई हैव टैक्सेबल इनकम। लेट्स सी टैक्सेबल इनकम कितनी आती है। इट इज 48,500। अच्छा देखिएगा, आपका जो बेसिक रेट बैंड है वो 37,500 है, लेकिन हमारा बेसिक रेट बैंड ग्रॉस पीपीसी से बढ़ेगा। एक इंडिविजुअल जब अपने लिए कुछ ग्रॉस पीपीसी करेगा तो उससे उसका बेसिक रेट बैंड बढ़ेगा। ग्रॉस पीपीसी 15,000, इट मीन्स 37,500 में अगर मैं 15,000 ऐड कर दूँ तो ये 52,500 आता है। तो हमारे पास जो बेसिक रेट बैंड की लिमिट है दैट इज 52,500, याद रखिएगा। टैक्सेबल इनकम है 48,500। लेट अस कैलकुलेट इनकम टैक्स। बेसिक रेट बैंड नॉन सेविंग 48,500 का 20%। अगर मैं 48,500 का 20% लेता हूँ ये 9,700 आता है। गुड हो। अब बेटा हमें चेक करना पड़ेगा कि जो एनुअल अलाउंस की 40,000 की लिमिट है, हैज मिस्टर एन कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन 40,000 या लेस देन 40,000। अगर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 40 है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपके ऊपर एक एनुअल अलाउंस चार्ज आएगा, यू हैव टू पे टैक्स। वर्किंग देखते हैं जी। वर्किंग वन, एनुअल अलाउंस की जो लिमिट है दैट इज 40,000। देखिए इसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया जी, पहले तो इसने खुद कंट्रीब्यूट किया है। ओपीपीसी में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 35 है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 15, इसका अपना ग्रॉस पीपीसी है 15 और पहले से कुछ भी अनयूज नहीं है, तो बेटा ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर दिया ना। 40 में से 35 और फिर 15 और फिर 15 माइनस करेंगे। एक्सेस कंट्रीब्यूशन आ रहा है 25,000। अब बेटा जागते रहिए, ये जो 25,000 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ये जो 25,000 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इस 25,000 के एक्सेस कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपको एनुअल अलाउंस चार्ज देना पड़ेगा। वो एनुअल अलाउंस चार्ज कैसे लगेगा? अजान ब्रेक लेते हैं और फिर उसको एनुअल अलाउंस चार्ज को लगा देते हैं। जस्ट अ मिनट, अजान हो रही है भाई। जी बेटा अजान ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तो हमने 25,000 बेसिकली जो लिमिट है उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया। एक्सेस कंट्रीब्यूशन इज 25,000। अब इस 25,000 पे ना एनुअल अलाउंस चार्ज लगेगा। अब सवाल ये कि सर इस 25 पे एनुअल अलाउंस चार्ज कैसे लगेगा? जागते रहिएगा।
सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि बेसिक रेट बैंड में कितनी जगह बाकी है। अगर आप देखें तो आपका बेसिक रेट बैंड जो है उसकी लिमिट है 52,500। सर आउट ऑफ दिस 52,500 48,500 फॉल करता है किसमें, बेसिक रेट बैंड में। आउट ऑफ 52,500 48,500 फॉल करता है किसमें, बेसिक रेट बैंड में। तो बेटा अगर मैं 52,500 में से 48,500 माइनस करूँ तो मेरे पास 4,000 आता है। तो ये जो आपने एक्सेस कंट्रीब्यूशन किया ना 25,000 का, ये बेटा आपका जो 25,000 का एक्सेस कंट्रीब्यूशन है 25 में, इस 25 में से 4,000 तक का अमाउंट बेसिक रेट बैंड में फॉल करेगा और बाकी सारा हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। तो एनुअल अलाउंस चार्ज लगेगा आप पे, एनुअल अलाउंस चार्ज। सर एनुअल अलाउंस चार्ज की बात करें तो 4,000 का 20% विच इज 800, 21,000 का 40%। 21,000 का 40% लेते हैं, दैट इज 8400। तो आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी होगी that is 18,900. This is your income tax payable. Income tax payable. तो जी आप देख सकते हैं क्योंकि मिस्टर एक्स ने मिस्टर एन ने बेसिकली 40,000 की लिमिट से ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने और उनके एम्प्लॉयर ने मिल गए। आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे आपको एनुअल अलाउंस चार्ज देना पड़ता है। बट एनुअल अलाउंस चार्ज कैसे आता है, पहले हमने चेक किया बेसिक रेट बैंड में कितनी जगह बाकी है, जितनी जगह बेसिक रेट बैंड में बाकी थी उसको 4,000 को बेसिक रेट बैंड में लिया। आउट ऑफ 25,000 देन 20,000 फॉल्स इन हाई रेट बैंड, द टैक्स रेट इज 40%। तो आई होप कि थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि इसके साथ बेसिकली डील कैसे करें। तो सिंपली अगर आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे सर तो आप पे एक एनुअल अलाउंस चार्ज आ जाएगा, और अगर आप कम कंट्रीब्यूट करते हैं तो अनयूज लिमिट को आप अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिससे आप अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसको आप FIFO बेसिस पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जी बेटा अब ज़रा एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस चीज़ का तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से आइडिया हो गया कि जो पेंशन की एनुअल अलाउंस की लिमिट है 40,000, अगर 40 से ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगा तो एनुअल अलाउंस चार्ज लगेगा, और 40 से कम कंट्रीब्यूट होगा तो सीधी सी बात है जो अनयूज है उसको क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 3 साल तक, और उसको FIFO बेसिस पे यूज़ करेंगे। अब देखिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो कॉन्सेप्ट है क्या। इससे पहले क्या होता था कि हम जो भी ग्रॉस PPC का अमाउंट होता था हम उस ग्रॉस PPC से क्या करते थे, बेसिक एंड हाई रेट बैंड को बढ़ा देते थे। मतलब अब तक हमने जो भी सवालात किए, जो भी डिस्कशन किए, उसमें क्या चल रहा था कि वट एवर इज द ग्रॉस PPC अमाउंट, हम उस ग्रॉस PPC से क्या करते थे, बेसिक और हाई रेट बैंड को इंक्रीज कर देते थे। अब एक्चुअली बेसिक और हाई रेट बैंड किस अमाउंट से इंक्रीज होगा उसकी भी लिमिट है। रिपीट, यहाँ से ऑनवर्ड्स अब ऐसा नहीं होगा कि बस जो ग्रॉस PPC है उससे आप बेसिक और हाई रेट बैंड बढ़ा दें। एक्चुअली टैक्स वालों ने ग्रॉस PPC जब कोई इंडिविजुअल करेगा तो उसका बैंड किस अमाउंट से बढ़ेगा उसका भी एक रूल रखा है। वो रूल ये रहा, इसको हम कहते हैं पेंशन रिलीफ रिस्ट्रिक्टेड। अब पेंशन रिलीफ रिस्ट्रिक्टेड क्या है सर, बैंड जो बढ़ेगा ना, बैंड एक्सटेंडेड होगा लोअर ऑफ ग्रॉस PPC एंड हायर ऑफ 3600 एंड टोटल ऑफ रेलेवेंट अर्निंग्स। सर रेलेवेंट अर्निंग्स में 3 अर्निंग्स आती हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड इनकम फ्रॉम फर्निश हॉलीडे लेटिंग। रिपीट, अब से ऐसा नहीं होगा कि किसी ने PPC किया, आपने ग्रॉस PPC से फॉरन क्या किया, उसका बेसिक और हाई रेट बैंड बढ़ा दिया। आपको पेंशन रिलीफ रिस्ट्रिक्शन को भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली कितने से हमने बेसिक एंड हाई रेट बैंड को बढ़ाना है। द रूल सेज बैंड एक्सटेंड होगा लोअर ऑफ ग्रॉस PPC एंड यहां से आएगा हायर ऑफ 3600
एंड टोटल ऑफ रेलिवेंट अर्निंग्स। सर रेलिवेंट अर्निंग्स में 3 अर्निंग्स आती हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड फर्निश हॉलीडे लेटिंग। अब सुनिएगा, हमने फर्निश हॉलीडे लेटिंग के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि फर्निश हॉलीडे लेटिंग की जो इनकम है वो रेलिवेंट अर्निंग्स है, तो एक्चुअली यहाँ पे वो रेलिवेंट अर्निंग्स काम आएंगी। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम और फर्निश हॉलीडे लेटिंग का टोटल आता है 40,000, ठीक है। तो हायर ऑफ में यहाँ से 40 आ जाएगा। अगर उस इंडिविजुअल ने ग्रॉस पीपीसी फॉर एग्जांपल 50 की है, तो उस इंडिविजुअल ने फॉर एग्जांपल ग्रॉस पीपीसी 50 की है, लेकिन सर बैंड 50 से नहीं बढ़ेगा, बैंड 40 से बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, लोअर ऑफ। और अगर उस इंडिविजुअल में लेट से 50,000 का ग्रॉस पीपीसी नहीं किया बल्कि 35 का किया, अगर उस इंडिविजुअल ने ग्रॉस पीपीसी 35,000 का किया तो बैंड फिर 40 से नहीं बल्कि 35 से बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि यार यहाँ से ऑनवर्ड जब सवाल आएंगे तो हम पीपीसी को ज़रा चेक भी किया करेंगे कि पीपीसी के किस अमाउंट से बेसिकली बेसिक रेट बैंड और हायर रेट बैंड बढ़ेगा। तो द रूल सेज लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी, और यहाँ से आता है हायर ऑफ। हायर ऑफ में 3600 फिक्स है, ये बचपन से ही हमारे फिक्स ही चल रहा है, अल्लाह माफ करे। और टोटल रेलिवेंट अर्निंग्स में 3 अर्निंग्स आती हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड फर्निश हॉलीडे लेटिंग। सवाल ये पैदा होता है कि कब बेसिकली हमने ये बैंड एक्सटेंडेड वाली चीज़ को चेक करना है। उसके लिए हिंट ये कि अगर आपको क्वेश्चन में पीपीसी गिवन है तो आप प्लीज़ ज़रा सा चेक कर लें बैंड किससे बढ़ेगा। बाकी इररिलेवेंट अर्निंग्स अगर गिवन है तब भी देखें हम। इररिलेवेंट अर्निंग्स का मतलब क्या है, इन 3 अर्निंग्स के अलावा अगर कोई अर्निंग्स गिवन है, याद रखिएगा बैंड कितने से बढ़ेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट अर्निंग्स को देखना होता है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड फर्निश हॉलीडे लेटिंग। एग्जाम में कब मुझे ये वाला रूल चेक करना चाहिए कि बैंड कितने से बढ़ेगा, इसका सबसे आसान सबसे अच्छी हिंट पता है क्या है? इसकी सिर्फ एक ही अच्छी हिंट है, जब भी क्वेश्चन में आपको सिंपली पीपीसी मिले तो आप जरा चेक कर लो कि बैंड किससे बढ़ेगा। क्वेश्चन 21 देखते हैं। मिसेस जी हैज प्रॉपर्टी इनकम 37,000, ट्रेडिंग इनकम 7,000, ही मेड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 12। नथिंग इज मेंशन, तो मुझे और आपको पता है वो नेट होता है, हमें उसको क्रॉस करना पड़ता है। He has unused annual allowance है जी उसके पास 26,000 और हमें इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो बहुत आसान है, देखते हैं मिस्टर जी के टैक्स का क्या होगा। क्वेश्चन 21 से सारी की सारी इनकम नॉन सेविंग इनकम है। इनके पास प्रॉपर्टी इनकम है 37,000 की, प्रॉपर्टी इनकम है 37,000, तो ट्रेडिंग इनकम है 7,000 की, ठीक हो गई, ऐड कर देते हैं, टोटल इनकम आ जाएगी 44,000। टोटल इनकम आ गई बेटा 44। इसमें से आप पर्सनल अलाउंस माइनस कर दें 12,500, आपके पास एक टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, आपके पास एक टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अगर हम 44,000 में से 12,500 माइनस कर दें तो टैक्सेबल इनकम आती है 31,500। तो ये जो टैक्सेबल इनकम आ रही है 31,500, हम लेंगे इनकम टैक्स से। इत्तेफाक की बात है सारा 31,500 बेसिक रेट बैंड भी फॉलो कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा थोड़ी देर। उसको 20% लेंगे 6,300, तो यही आपका, तो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी भी क्या होगी, बट आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 6,300 ही होगी। वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम देख लें इस सवाल में कि अगर बैंड इंक्रीज करना होता तो हम कितने से इंक्रीज करते, तो समझाने इसमें मैंने बैंड वगैरह इसलिए इंक्रीज नहीं किया क्योंकि जो अमाउंट आ रहा है वो वैसे ही बेसिक रेट बैंड की नॉर्मल लिमिट से भी कम आ रहा है। तो टैक्सेबल इनकम 31,500 है, इवन इट इज़ लोअर देन क्या 37,500। आप बैंड बढ़ा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए चेक कर लेते हैं कि बैंड अगर बढ़ता तो किस अमाउंट से बढ़ता। तो अगर मैं आपको एक वर्किंग दिखा दूँ, बैंड बढ़ता जी लोअर ऑफ
ग्रॉस पीपीसी क्वेश्चन में देखिए उसने 12,000 कंट्रीब्यूट किया, 12,000 को अगर आप ग्रॉस कर दो 100 by 80 करके आई विल गेट 15,000। यहाँ से आता हायर ऑफ, बेटा हायर ऑफ क्या होता है 3600 एंड टोटल ऑफ रेलिवेंट अर्निंग्स। रेलिवेंट अर्निंग्स में बेटा 3 अर्निंग्स आती हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड फर्निश हॉलीडे लेटिंग, तीनों का सम। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इनकम गिवन है, ट्रेडिंग, रेलिवेंट अर्निंग्स। तो हायर ऑफ में 7 आ जाएगा। ऊपर से लोअर ऑफ की बात करेंगे तो 15 और 7 में से 7 लोअर ऑफ। इट मीन्स अगर इस सवाल में इस बंदे की इनकम बेसिक रेट बैंड से ज़्यादा होती है, या इवन मुझे बेसिक रेट बैंड एग्जामिनर को बढ़ा के दिखाना है, तो मैं बेसिक रेट बैंड को और हायर रेट बैंड को 7,000 से इंक्रीज करूँगा। बेसिक रेट बैंड को और हायर रेट बैंड को जो मैं इंक्रीज करूँगा, आई विल इंक्रीज दैट बैंड विद 7,000। ठीक, मिसाल के बाद अगर इसी क्वेश्चन में मैं 1 मिनट के लिए आप खुद से ही एक चेंज लेकर आता हूँ उसे समझाने के लिए, केस भी बना रहा हूँ इसी क्वेश्चन का खुद से ही। लेट्स से 1 मिनट के लिए जूम करते हैं कि जो प्रॉपर्टी इनकम है वो 60,000। लेट्स अज्यूम प्रॉपर्टी इनकम, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ खुदा के लिए समझाने के लिए, और ट्रेडिंग इनकम वही 7,000 है। सारा क्वेश्चन सेम है, बस एक चेंज लेकर आ गया। वो चेंज में क्या ला रहा हूँ कि प्रॉपर्टी इनकम 60 है इंस्टेड ऑफ 37, तो इसकी टोटल इनकम 67 आ जाएगी। इसमें से पर्सनल हाउस माइनस करेंगे 12,500। अगर हम 67,000 में से पर्सनल हाउस 12,500 माइनस कर दें तो 54,500 हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब मतलब केस बी में ऑफ कोर्स बैंड का इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। बैंड कितने से इंक्रीज होगा ये देख लें आप इसके लिए। बेटा बैंड इंक्रीज होगा लोअर ऑफ ग्रॉस पीपीसी विच इज 15,000, यहाँ से हायर ऑफ लेंगे 3600 एंड टोटल ऑफ रेलिवेंट अर्निंग्स। अगर मैं रेलिवेंट अर्निंग्स का टोटल लूँ तो 7,000, तो लॉजिकली जो बैंड बढ़ेगा वो 7,000 से बढ़ेगा। तो बैंड इंक्रीज होगा 7 से। प्लीज़ यहाँ ये इसको अगर टैक्स कैलकुलेट करें इसका, यहाँ पे टैक्स निकाल लेते हैं, इनकम टैक्स। तो बेटा जो बेसिक रेट बैंड है 37,500, उसमें 7,000 ऐड करूँगा। 37,500 में मैंने 7,000 ऐड किया, इट बिकम्स 44,500। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक रेट बैंड जो कि 37,500 है उसमें हम ऐड करेंगे 7,000, इट बिकम्स 44,500। इसका 20% लेने हैं 8,900। सर 54,500 में से 44,500 बेसिक रेट बैंड में फॉल कर रहा है, ऑब्वियसली बाकी सारा हायर रेट बैंड में फॉल करेगा। अगर हम 54,500 में से 44,500 माइनस कर दें, आई विल डेफिनेटली गेट व्हाट समथिंग और 10,000, तो ये आ जाएगा 4,000, 12,900। ये आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी जी। अब मेरा ख्याल से बात थोड़ी मुनासिब तरीके से आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इवन दो ग्रॉस पीपीसी 15,000 था, लेकिन हमने ग्रॉस पीपीसी 15,000 से बैंड इंक्रीज नहीं किया बल्कि 7,000 से इंक्रीज किया। तो जब भी एग्जाम में बेटा आपको ये चीज़ नज़र आएगी पीपीसी वाली, तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि बैंड बढ़ेगा किससे। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि बात थोड़ी सी और क्लियर हो, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ताकि आप भी खुश हो जाए यार ये अच्छा होता है। प्रॉपर्टी इनकम 46,000, एम्प्लॉयमेंट इनकम 13,000, ही मेड एन कॉन्ट्रीब्यूशन टू 16,000 पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम प्लान 9,000। इसके पास पहले से अनयूज कितना है 15, मतलब मुझे कहीं भी एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा। अगर एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन होता
तो एनुअल अलाउंस चार्ज लगता है, आप चेक कर लें 40,000 की लिमिट है, आप तो बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हो सर। 16 इसने कंट्रीब्यूट किया है, उसको ग्रॉस कर भी दें तो 1875 आएगा। एम्प्लॉयर ने 9,000 कंट्रीब्यूट किया है। तो एज पर एज एनुअल अलाउंस चार्ज इज कंसर्न नथिंग टू वरी। बस क्वेश्चन नंबर 22 में आपको इतना देखना होगा कि यार बेसिक रेट बैंड बढ़ाना किससे, क्रॉस पीपीसी से इंक्रीज करें या किसी और वैल्यू से इंक्रीज करें। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं चाहूँगा कि आप इस पॉइंट पे वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन 22 खुद अटेम्प्ट करें। फिर से आप ऑलवेज वीडियो देखने का और क्वेश्चन 22 कंप्लीट करने का ऑप्शन तो अवेलेबल है आपके पास। जी उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करने के बाद ही ये सब देख रहे हैं। So non-saving income, property income है 46,000, property income 46,000। So employment income है, आप पूरा लिख लीजिएगा 13,000। So employer ने जो 9,000 contribute किया वो exempt है जी, employers contribution exempt है, employers contribution in OPPC ये exempt benefit है। तो बेटा 46 में 13 ऐड कर देते हैं, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी 59,000। इसमें से पर्सनल अलाउंस 12,500 आप माइनस करें। अगर हम 59 में से 12,500 माइनस करें तो टैक्सेबल इनकम आती है 46,500। इनकम टैक्स निकाल देते हैं, इनकम टैक्स। बेटा बेसिक रेट बैंड किससे बढ़ेगा, अब जरा देख लें, एक दोबारा इसको अप्लाई कर लेते हैं। वर्किंग वन आपको दिखानी होगी। अच्छा बैंड बढ़ेगा लोअर ऑफ, सबसे पहले आप ले लें ग्रॉस पीपीसी। इस बंदे ने 16,000 कंट्रीब्यूट किया, अगर आप 16,000 को बेटा 100/80 करते हैं, इफ यू मेक दैट 16,000, इफ यू ग्रॉस अप द 16,000 देन इट बिकम्स 100/80, it becomes 20,000। so gross PPC is 20, यहाँ से आता है हायर ऑफ, और हायर ऑफ में 3600, और टोटल लेंगे रेलेवेंट अर्निंग से, टोटल लेंगे रेलेवेंट अर्निंग से। सो क्वेश्चन है, देखिए रेलेवेंट अर्निंग्स बेटा 3 अर्निंग्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग इनकम एंड इनकम फ्रॉम फर्निश हॉलीडे लेटर। तो इस सवाल में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम है विच इज 13,000, तो हायर ऑफ में 13 लेंगे, ऊपर मूव करेंगे तो लोअर ऑफ में भी 13 लेंगे, लिहाजा आपका बेसिक रेट बैंड 13,000 से इंक्रीज होगा। हमारा बेसिक रेट बैंड 37,500 है, अगर मैं उसमें 13,000 ऐड करूँ एंड गेट आई थिंक 50,500, चेक कर देते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, वैसे मेरे लिहाज से तो यही होना चाहिए, बाकी अल्लाह मालूम जी डेफिनेटली। तो क्वेश्चन 22 के अंदर जो बेसिकली बैंड बढ़ेगा वो 13,000 से बढ़ेगा, और बेसिक रेट बैंड की लिमिट आ जाएगी 50,500 पे, और क्या मैं कह सकता हूँ ये जो टैक्सेबल इनकम है 46,500, लॉजिकली ये सारी की सारी फॉल करेगी किसमें, बड़े सारी की सारी बेसिक रेट बैंड में फॉल करेगी। 46,500 का 20% अगर मैं लूँ दैट इज 9,300, सो यही आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी है। तो बेटा एक छोटा सा पॉइंट बस आपने याद रखना है, वो छोटा सा पॉइंट ये कि जब भी एग्जाम में पीपीसी वगैरह आ जाएगा तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको ज़रा चेक करना है बैंड कितने से बढ़ेगा। फिर वो एनुअल अलाउंस वाली बात याद रखिएगा, पूरे साल में बेसिकली जो एनुअल अलाउंस की लिमिट है वो 40,000 है, ठीक हो गया। अगर 40 से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो जो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर आपको एनुअल अलाउंस चार्ज देना पड़ेगा। एनुअल अलाउंस चार्ज सबसे एंड में लगता है, और एनुअल अलाउंस चार्ज के ऊपर नॉन सेविंग वाले टैक्स रेट अप्लाई होते हैं। फिर अगर एक इंडिविजुअल रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम का मेंबर है, रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम
या तो ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम का मेंबर हो या पर्सनल पेंशन स्कीम, दोनों में से किसी एक का या दोनों का। तो ऐसी सूरत में जो अनयूज एनुअल अलाउंस की लिमिट है उसको 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, उसको 5 बेसिस पर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। और 5 बेसिस को अगर मैं एक दफ़ा और आपको बता दूँ आपकी तसल्ली के लिए, शायद आपको एक एलिमेंट ऑफ सुकून मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 17-18 की बात करता हूँ, ठीक है, इसकी जो अनयूज्ड लिमिट है वो बेसिकली 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। कितने ईयर्स से? 3 ईयर्स से। और जो तीसरा साल बेसिकली बनता है मैक्सिमम, सो तीसरा साल जो बनेगा ना वो 20-21 बनेगा, बियॉन्ड 20-21 नहीं जा सकता। ठीक हो गया ये। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, लेट्स से 18-19, 19-20, 20-21 और 1 मिनट के लिए करंट ईयर ले लेते हैं 21-22। लेट्स अज्यूम दैट करंट ईयर इज 21-22। ओके, annual allowance limit is 40,000। ग्रॉस पीपीसी, अच्छा 18-19 में ग्रॉस पीपीसी था लेट्स से 30, over here it was let's say 40, 10। ओके, अनयूज्ड की मैं बात करूँ, अनयूज्ड दैट इज 10, 0, 30। The current tax year is 2021, for example. In 21-22, current year is 21-22. In 21-22, Mr. X wants to contribute, let's say he wants to contribute 45. Required, calculate carry forward unused limit for 21-22। और जो 21-22 के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, जो 21-22 में कैरी फॉरवर्ड होगा वो 22-23 में क्या होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। जो 21-22 में कैरी फॉरवर्ड होगा बेसिकली वो 22-23 में क्या होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड। ओके, ये 45 कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है जो कि ग्रॉस पीपीसी होगा, लेट्स से 45। अगर ये 45 ग्रॉस पीपीसी करेगा तो सबसे पहले करंट ईयर की लिमिट इस्तेमाल होती है, सबसे पहले करंट ईयर की लिमिट इस्तेमाल होती है। और करंट ईयर के बाद आप 3 साल पीछे चले जाए, करंट ईयर के बाद आप 3 साल पीछे चले जाए और सबसे पहले चेक करें 3 साल पीछे जाके जो पहला टैक्स ईयर है, करंट ईयर से 3 साल पीछे जाएंगे। और अगर मैं 21-22 मेरा करंट ईयर है तो मैं यहाँ से 3 साल पीछे जाऊँगा तो मैं 18-19 में आ जाऊँगा। 18-19 में अनयूज 10,000, इस अनयूज 10,000 में से मजीद 5,000 इस्तेमाल होगा, बिकॉज दिस इंडिविजुअल वांट्स टू कंट्रीब्यूट ग्रॉस पीपीसी 45,000 इन 21-22। अब आप देखें 18-19 में ना अनयूज बच जाएगा 5,000, ठीक है। अब ये जो 5,000 अनयूज बच गया है, ये जो 5,000 अनयूज बच गया, देखिए 19-20 में कुछ भी अनयूज नहीं है, 20-21 में 30,000 है, 21-22 में कुछ नहीं है। अब हमें बेसिकली कैरी फॉरवर्ड निकालना है कि कितना 21-22 में कैरी फॉरवर्ड होगा। सर 21-22 का कैरी फॉरवर्ड का मतलब है 21-22 का कैरी, मुझे बताएं 21-22 में जो कैरी फॉरवर्ड होगा इस्तेमाल कब होगा? 22-23 में होगा ना। 21-22 तो खत्म हो गया, 21-22 अगर खत्म हो गया 21-22 इज ओवर, तो इट मीन्स जो अनयूज लिमिट है वो इस्तेमाल होगी तो 22-23 में इस्तेमाल होगी। तो यार सुनिएगा, ये जो 5,000 है ये 21-22 में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि लॉजिकली 21-22 में कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है 22-23 का ब्रॉड फॉरवर्ड। और जब मैं 22-23 के ब्रॉड फॉरवर्ड की बात करूंगा तो कहानी क्या होगी? 3 साल से आगे निकल जाएंगे।
तो मैक्सिमम आप करंट ईयर से 3 इयर्स बैक जा सकते हैं। आसान वेडिंग्स में 18-19 का जो 5,000 है वो 22-23 का ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं बन सकता। तो इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं 21-22 में फिर अनयूज लिमिट कैरी फॉरवर्ड कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिर्फ 30,000। तो बेसिकली 21-22 में जो कैरी फॉरवर्ड है लॉजिकली वो ब्रॉड फॉरवर्ड है किसका? 22-23 का। तो 22-23 में जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो सकता है वो सिर्फ कितना हो सकता है? 30 के अलावा हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे 22-23 का ब्रॉड फॉरवर्ड मांगूँ तो यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे 22-23 का ब्रॉड फॉरवर्ड मांगूँ तो आप 3 साल पीछे जाएंगे। 22-23 से अगर आप 3 साल पीछे जाएं तो 1, 2 और 3 18-19 तो आएगा ही। तो अगर मैं आपसे 22-23 का ब्रॉड फॉरवर्ड मांगूँ तो आप 3 साल पीछे जाएंगे, तो 3 साल तो बस यहीं पे पूरे हो जाएंगे। लिहाजा 18-19 का अनयूज, 21-22 का कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता और 22-23 का ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं हो सकता। 18-19 का अनयूज्ड, 21-22 का कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता और 22-23 का क्या नहीं हो सकता? ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ठीक हो गई। तो ये बातें अब थोड़ी सी यार आपको क्लियर हो जानी चाहिए। FIFO बेसिस वाला पॉइंट ये सारा। तो जब नेक्स्ट क्लास में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे एनुअल अलाउंस को लेके, कि एक नया कॉन्सेप्ट अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो एनुअल अलाउंस की लिमिट है 40,000 की, क्या कोई ऐसा रूल है कि जो एनुअल अलाउंस की 40,000 की लिमिट है ये लिमिट भी रिड्यूस हो जाएगी? जैसे हमने देखा था पर्सनल अलाउंस भी रिड्यूस हो जाता है, इस तरह से कोई ऐसा रूल है कि एनुअल अलाउंस की लिमिट रिड्यूस हो? और फिर ये भी देखेंगे क्या एनुअल अलाउंस की लिमिट रिड्यूस होकर 0 होती है? वैसे एनुअल अलाउंस की लिमिट रिड्यूस होकर 0 नहीं होती, मिनिमम 4,000 पे आ जाएगी। और रिड्यूस कब होगी ये सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अल्लाह चाहता एक कम ये डिस्कस करेंगे कब एनुअल अलाउंस की लिमिट बेसिकली रिड्यूस होती है और मिनिमम लिमिट 4,000 होती है, 0 नहीं होती। पर्सनल अलाउंस तो 0 हो जाता है। और उसके साथ हम थोड़ा सा इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि यूके में पेंशन फंड्स मिलते कब है और लाइफ टाइम पेंशन की लिमिट वगैरह क्या है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर हमें टाइम मिला अगली क्लास में इन 2 पॉइंट्स के अलावा तो फिर अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह NIC को भी थोड़ा नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये अगली क्लास के टॉपिक्स है, अल्लाह ने चाहा तो देखेंगे इसको। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।